We'll go into the lecture. So is the screen visible to you? Yes. तो ये सब आप नहीं पढ़ेंगे, चलिए ये सब आपको नहीं पढ़ना चाहिए, अच्छी बात नहीं है. So we'll start this. This is the introductory chapter given in your NCERT. How to analyze chemical composition of any biomolecule. ठीक है. Suppose आपको एक टिश्यू मिला, सपोज आपने एक लीफ लिया, या सपोज आपको एक कलीजे का टुकड़ा मिल गया, सपोज आपको एक काकुड़ी मिल गया, सपोज आपको एक फ्रॉग मिल गया, उस सब को लेकर आप पीस डालिए. ओके, ग्राइंड इट इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. ठीक है, एक मोर्टार पेसल लो. मोर्टार पेसल का ओडिया वर्ड है हेमोदस्ता. ओके, तो उसमें क्या होता है, एक डंडा होता है, उससे हम पीसते हैं. ओके, तो इसीलिए आप लोग क्या करोगे, टेक दैट टिश्यू इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड टोटली ग्राइंड इट इन ए मोर्टार एंड पेसल. तो आपको एक थिक स्लरी मिलेगा, है कि नहीं? यू विल गेट अ थिक स्लरी. अब इस स्लरी को हम लोग एक पतला सा चीज क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ से छान देंगे एंड फिल्ट्रेट को कहां डालेंगे, इन द टेस्ट. तो टेक दैट फिल्ट्रेट इन ए टेस्ट. ले लिया. तो अब ये जो आपने टेस्ट ट्यूब ले लिया फिल्ट्रेट, तो अब आपको दो फ्रैक्शंस मिल गया. एक फिल्ट्रेट मिल गया टेस्ट ट्यूब में एंड एक रिटेंटेट मिल जाएगा क्लॉथ में. ठीक है, तो इसीलिए साइंटिस्ट हैव फाउंड thousands of organic compounds in acid soluble pool. Now acid is a polar solvent या non polar solvent, बताइए. एसिड एक पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है? पोलर है. पोलर सॉल्वेंट है. पोलर. तो who will be soluble in acid? Polar compound. Polar compounds. Okay, so like that. तो आपको क्या क्या मिला सौरदीप, पढ़िए ये लाइन. These are all small molecules, micromolecules like monosaccharides, amino acids, small peptides, fatty acids, nucleosides, and nucleotides. तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा? Acid soluble pool में. Yes, माने फिल्ट्रेट में. Filtrate. ओके, एंड रिटेंटेट में क्या मिलेगा, पढ़िए. In the acid insoluble pool, larger compounds, biomacromolecules are found. They include higher oligosaccharides, polysaccharides, proteins, nucleic acids like DNA and RNA, etc. अगला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए. Lipids are small molecules, micromolecules, but still found in the acid insoluble pool as they are hydrophobic or non-polar and are not soluble in solvents. सुनिए, अगर हम साइज देखें तो लिपिड्स कहाँ मिलना चाहिए, बोलो. ये जो फिल्ट्रेट में, एसिड सॉल्युबल में मिलना चाहिए, बट स्टिल नॉट फाउंड. क्यों नहीं मिल रहा भैया? क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है एंड नॉन पोलर है. अंडरस्टूड? बिकॉज जो एसिड है वो पोलर सॉल्वेंट है एंड नॉन पोलर कंपाउंड कहाँ सॉल्युबल होगा? non-polar solvents. Non-polar solvent. चलिए, तो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो ये आपका एक एनसीईआरटी टॉपिक है. ओके, अब हम लोग दूसरा करेंगे. यस, पढ़िए. All the carbon compounds that we get from living tissues can be called biomolecules. However, living organisms have also got inorganic elements and compounds in them. How do we know this? A slightly different but destructive experiment has to be done. One weighs a small amount of a living tissue, say a leaf or liver, and this is called wet weight, and dry it. All the water evaporates and hence water composition becomes zero. The remaining material gives dry weight. सुनिए,
हम क्या जानते हैं कि बायोलॉजिकल कंपाउंड में कम से कम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारा 60-70% पानी है कि नहीं? हाँ। अब यस सपोज सर। सौरदीप है, उसका वजन क्या है? 50 kg मैक्सिमम। 50 किलो। तो देन व्हाट इज यस। योर वेट? 50 kg. हाँ। But suppose 70% is water. So what is your dry weight? kg। कितना? सपोज आप 70% वाटर हो, तो व्हाट हाँ इज सर, योर ड्राई 15 वेट? kg। 15 किलो। 15 kg। तो अगर हम सौरदीप का सुखुआ बना दें, तो आपका वेट कितना हो जाएगा? ओनली 15 kg. 15 kg। आ गया मजा? चलिए यस सर। आगे बढ़िए. The remaining material gives dry weight. Now, if the tissue is burnt, all the carbon compounds are oxidized to gaseous form, CO2 or water vapor, and are removed. What is remaining is called ash. तो जो भी कार्बन कंपाउंड होगा वो कोई ना कोई ऑक्साइड बना के बाहर चला जाएगा. जो हाइड्रोजन है वो वाटर वेपर बन के बाहर चला गया. तो बच गया क्या? एश. So Ash. this ash contains elements like Inorganic element. calcium and iron. समझ में आ गया? हाँ पढ़ो. Inorganic compounds like a sulfate, phosphate, etc. were also seen in the acid soluble fraction. हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो. Therefore, elemental analysis gives elemental composition of living tissues in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. While analysis for compounds gives an idea of the kind of organic and inorganic constituents present in living tissues. From a chemistry point of view, one can identify functional groups like aldehydes, ketones, aromatic compounds, etc. But from the biological point of view, we shall classify them into amino acids, nucleotide bases, and fatty acids, etc. समझ में आ गया? तो इसीलिए अब इसके बेसिस पे आपका एनसीईआरटी में 2 टेबल दिया है, इसको देख लेना बैठ बैठ के. एक में आपका लिविंग नॉन लिविंग मैटर दिया है. ओके, माने वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी. एंड इधर दिया है आपका कि कौन कौन सा आयन आपको मिलता है लिविंग टिश्यूज. क्लियर? तो इधर आप देख, याद रखना है सर. सुनो, आप जानते हो एनसीईआरटी वाला चाटेगा एनसीईआरटी, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा. ओके, बिकॉज यू नो जजेस विल नेवर पुट क्वेश्चन ऑन दिस, बट दे विल पुट. तो इसलिए इसको एक बार याद रख लेना. उसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे आप देखो जो मिसमैच हो. तो हाइड्रोजन देखिए पूरा दुनिया में 1.14% है, बट बॉडी में 0.5. देख रहे हो? एक अजीब सा चीज नहीं लग रहा है? Yes. उसी तरह आपका जो कार्बन है, समझ रहे हो, उसी तरह जो आपका कार्बन है वो यूनिवर्स में मिलता है 0.3, बट तुम्हारे बॉडी में 18.5. ऑक्सीजन 65, बट यूनिवर्स में 46.6. ओके, नाइट्रोजन वेरी लिटिल, बट हमारे बॉडी में 3.3. तो अब आप देख लीजिए ऑलमोस्ट जो है, जैसे सोडियम, सोडियम बाहर 2.8 है, हमारे बॉडी में 0.2. कैल्शियम बाहर 3.6 है, हमारे बॉडी में 1.5. ओके, सिलिकॉन बाहर 27.7 है, हमारा नेग्लिजिबल है. इसका सिंपल मीनिंग क्या है? दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड. इवन सल्फर देख लो, इसलिए सल्फर में ऑर्गेनिक. तो बायोमोलिक्यूल्स में आपको मेनली ये जो CHONSPK मिलता है, बट ये सब ट्रेस में आता है. क्लियर? तो इसलिए इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको. ठीक है, बिकॉज आई डोंट पुट क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक्स, बिकॉज ये एक रटो टॉपिक है. मेरा बेसिकली आइडिया कंसेप्चुअल होता है, पर हम क्या करें, स्कूल वाला डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं. एंड वो डाल देंगे तो आप उनका ऊं का चूं कर नहीं सकते. ओके, सो लाइक दैट. चलिए, now we will go to actually biomolecules. Fine. So now in case of our biochemistry हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ओके,
तुम यार नीचे आओ, दिमाग में। तो ये आपका है बायोमोलिक्यूल्स। तो हम जानते हैं 25 to 27 एलिमेंट्स आउट ऑफ 118 okay are found in क्या बायोमोलिक्यूल्स। अंडरस्टूड? तो ये आपका है। नाउ बट they may greater than 95% of known compounds। समझ रहे हो? तो जितना भी कंपाउंड्स हम जानते हैं उसमें मोर देन 95% क्या है? बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स है। तो देख रहे हो? तो 95% से ज्यादा कंपाउंड आपका बायोमोलिक्यूल्स। कोई शक? तो बोला सो दिस इज द केस। ठीक है? तो ये इसलिए आप सोचो कि आई एम टीचिंग यू 95% से ज्यादा केमिस्ट्री, बट सैलरी इज टेकन बाय होम? केमिस्ट्री टीचर। चलिए कितना अन्याय देखो। चलिए अब आ जाइए। तो ये जो बायोमोलिक्यूल्स में कुछ चीजें आप खुद पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, दैट इज वाटर। और क्या नहीं पढ़ाएंगे? विटामिन्स। और क्या नहीं पढ़ाएंगे? मिनरल्स। और क्या नहीं पढ़ाएंगे? हॉर्मोन्स। तो ये सब आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप लोग खुद से कर ले, कोई शक? बट हम आपको क्या कराएंगे? सो आई विल टीच यू कार्बोहाइड्रेट्स, then lipids, then proteins, and then nucleic acids. Okay, now इन दोनों में आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स होंगे एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स में कौन है? इसमें न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, ये माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आएगा? मोनोसैकेराइड्स एंड स्मॉल ओलिगोसैकेराइड्स। प्रोटीन्स में क्या आएगा? अमीनो एसिड्स। तो लिपिड्स तो खुद माइक्रोमोलिक्यूल है। चलिए, बट मैक्रो में क्या आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा डीएनए, आरएनए। इसमें क्या आ जाएगा? बिगर ओलिगोसैकेराइड्स। यस, लार्जर ओलिगोसैक्स एंड पॉलीसैक्स। इसमें कुछ होता नहीं है, यह है प्रोटीन। ठीक है? तो आपको सिर्फ 4 ही चीज मैं पढ़ाऊंगा, बट वो आपका जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट। क्लियर? तो इसीलिए अब हम लोग शुरू करेंगे क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। सो द फर्स्ट क्लास टुडे वी विल स्टार्ट इज कार्बोहाइड्रेट। नाउ एक्चुअली इसका नामकरण कैसे हुआ? तो कैन यू टेल मी द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? C6H12O6. राइबोज? C5H10O5. थ्रियोज? C4H8O4. ग्लिसरॉल्डिहाइड? ठीक है? नाउ क्या उसमें कुछ कॉमन निकल रहा है? आर यू गेटिंग समथिंग कॉमन? Yes, sir. क्या?
बोलो CH2O का होल एन H2NON तो इसीलिए ये क्या है, हाइड्रेट, हाइड्रेट ये क्या है, कार्बन। लगाया। So now you know how this term came into existence. यस यस तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओल्ड डेफिनेशन। डेफिनेशन सो ओल्ड डेफिनेशन क्या है, दैट इसको फ्रेंच में लोगों ने बोला था हाइड्रेट्स डी कार्बन। ओके, हाइड्रेट्स डी कार्बन मतलब these are hydrates of carbon। कार्बन ये आपका पुराना डेफिनेशन है, बट अब हम लोग कुछ और कंपाउंड्स पढ़ेंगे जो बाद में डिस्कवर हुए। नाउ सो कैन यू टेल मी द ओके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। Can you tell me the molecular formula of sucrose? हाँ हाँ ओके, सो C2212H22O11, ठीक है। उसी तरह एक है आपका रैफिनोज। रैफिनोज है C18H32O16। उसी तरह है स्टैकियोस, उसमें C12 फोर जा कितना, 48 6 फोर जा 24, 24 हाइड्रोजन में से 8 निकालो, से 4 ये इसको इंटू करो ना, तो 12 इंटू 4 कितना है 44। ओके, तो 44 में से आप 6 निकालिए 38 एंड O आ जाएगा 13। क्या O 23 21। So how I am taking out मालूम है, I am removing water। तो इसीलिए सुक्रोज में एक वाटर निकला, ओके H2O, रैफिनोज में आपका H4O2 एंड इसमें आ जाएगा आपका H6O3। सो नाउ दीज आर द फॉर्मूलाज। तो इसका मतलब क्या गड़बड़ हो गया, दैट फॉर polymerization, okay, for polymerization dehydration synthesis occurs। okay, for polymerization dehydration synthesis occurs, therefore one molecule of water is lost per bond formed। Therefore higher carbohydrates can not satisfy general formula CnH2n। ओके, वो जो स्टैकाइज्म उसमें C24H42 होना चाहिए ना क्या, तो वो जो लास्ट वाला आपने लिखा है C24H38 वो H42 होगा ना, वो हिसाब कर लो। हाँ 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 24 into 2 yes 48 minus 6 yes this is 42। yes you are right, वो कर लो, वो तो मैं जल्दबाजी में कर रहा हूँ ना, मैं इंटू करके माइनस कर रहा हूँ, तो मुझे वो याद नहीं है।
तो लाइक दैट, कितना याद रखोगे, इसलिए ये सब आप हाँ, कैसे हाँ। निकाल सकते हो। तो इसलिए हायर कार्बोहाइड्रेट्स कैन नॉट सेटिस्फाई जनरल फॉर्मूला, देयरफॉर ओल्ड डेफिनिशन इज क्या, Rejected. तो ओल्ड डेफिनेशन रिजेक्ट। कोई शक? No, sir. तो इसीलिए अब हम लोग करेंगे क्या, न्यू डेफिनेशन। ठीक है जी। सो नाउ वी विल गो इनटू न्यू New def- डेफिनेशन। तो इसलिए न्यू डेफिनेशन जो है वो एक्चुअली थोड़ा पैचेस में बना है। न्यू डेफिनेशन, उसमें पहले क्या बोला गया, that these are optically active, ओके। तो इन्होंने बोला कि these are optically active, फाइन। फिर दूसरा स्टेटमेंट उसमें क्या ऐड हुआ, Polyhydroxy. पॉलीहाइड्रोक्सी Aldehydes. एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। और इसमें फिर एक और लाइन बाद में ऐड हुआ, और which produce optical activity Witty after hydrolysis. फाइन। तो ये आपका है न्यू डेफिनेशन। समझ में आया? तो ये आपका न्यू डेफिनेशन है, मैंने सेव कर दिया है, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग इमीडिएटली ज्वाइन करिए। व्हाट इज योर क्लास स्ट्रेंथ सौरदीप? 40. हाँ, तो 8 लोग परमानेंटली एब्सेंट हो रहे हैं। चलिए, ओके। सो